हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एसपीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, न्यूक्लियर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। For this, we have to first understand what is mass energy equivalence. Einstein's mass energy equivalence. So, in this concept, Einstein explained that mass and energy are interconnected. They are two part of one common thing that is called mass energy, and mass and energy can be converted into each other by the relation E equals to mc squared. So, suppose we have 1 gram of mass, it will be equals to the energy of 9 into 10 to the power 13 joules. So mass and energy can be converted into each other. Okay, so न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का क्या कंसेप्ट है वो समझना है। उससे पहले मैं ये देखना होगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी मैंने एटम्स में भी समझाई थी। बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ किसी सिस्टम के अंदर बाउंडेड है, तो वो बाउंडेड होने का मीनिंग ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उन दोनों वहाँ पर, उसके ऊपर, और वो अट्रैक्टिव फोर्स एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। उस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। जब तक उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी वो सिस्टम के अंदर बाउंडेड रहेगा। उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जब ज़ीरो हो जाएगी वो सिस्टम से फ्री हो जाएगा, और अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो सिस्टम से दूर जाएगा, वो बाहर निकलेगा सिस्टम से। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग है कि कितनी नेगेटिव एनर्जी से वो बाउंडेड है सिस्टम में, यानी हमें कितनी एनर्जी उसे देखनी पड़ेगी ताकि वो सिस्टम से फ्री होकर ज़ीरो एनर्जी पे आ जाए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम की होती है। ऐसी न्यूक्लियर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, और वो जैसे हाइड्रोजन का हमने ग्राउंड स्टेट लिया तो उसके लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन के अंदर अगर उसे इलेक्ट्रॉन को हमें फ्री करना है तो उसे हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है ताकि उसकी नेट एनर्जी ज़ीरो हो जाए और वो सिस्टम से फ्री हो जाए। ऐसी न्यूक्लियस के साथ भी, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं, दे आर बाउंडेड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की नेगेटिव होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में, काफ़ी हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट 10 लाख गुना ज़्यादा। सो अगर हमें प्रोटॉन्स को या न्यूक्लियॉन्स को रिलीज़ करना है तो हमें उतनी उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है। सो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एनर्जी हमें उनको ज़ीरो करने के लिए देनी है न्यूक्लियॉन्स को, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दोज न्यूक्लियॉन्स, दैट न्यूक्लियस। ओके, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। और एक और चीज़, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियॉन नहीं होता। तो अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी वो अगर ई बी है तो हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी निकाल सकते हैं। सपोज ई बी इज़ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। सो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम बी एन से शो करेंगे। बी एन है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर अ गिवन न्यूक्लियस। और इसका फॉर्मूला होगा सिंपली ई बी एन इक्वल्स टू, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल्स टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज़ इक्वल्स टू मास नंबर। तो यहाँ से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ जो ग्राफ शो करेगा कि सारे जो मेजर न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है किस न्यूक्लियस की, तो इस ग्राफ से शो होगा।
Okay, so this side is showing binding energy per nucleon. That means EBN, and this side is showing mass number A. ओके सो यहाँ पे जैसे अगर हम कुछ न्यूक्लियस लेते हैं, जैसे ये लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी जो है ये ड्यूटेरियम के लिए है 1s2, इसके बाद ट्रीटियम सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन के लिए हो गया ऑफ कोर्स, और यहाँ पे ये हीलियम के लिए हीलियम 4, दिस इज़ फॉर लिथियम 6, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन 14, दिस इज़ फॉर कार्बन 12, this is for oxygen 16, this is for oxygen 18, this is for sulfur 32, and this highest binding energy per nucleon is for iron 58, here molybdenum, इंडियम, और इसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है. And mass numbers are ओके. सो इस ग्राफ से हम, और हाँ बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट इज़ अबाउट 2, 4, 6, 8, 10. ओके, सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है जैसे ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है काफ़ी कम है, और जो नीचे ग्राफ्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं, न्यूक्लियर आ रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है. यानी ड्यूटेरियम की ट्रीटियम से कम है, लिथियम की हीलियम से कम है, और जो जितना ऊपर है वो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाला है, और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की किसी न्यूक्लियस की होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन 16 इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन 18. ऐसे ही नाइट्रोजन 14 इज़ लेस स्टेबल देन कार्बन 14, एंड आयरन 58 इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल. आयरन 58 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और उससे नीचे जो भी हैं उसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, यानी अनस्टेबल है. जो जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा. इसमें जब आयरन से जब हम हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तब वो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं. आयरन से जब पहले आते हैं छोटे न्यूक्लियस पर तो वो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं. यानी बहुत लाइट न्यूक्लियर भी अनस्टेबल है और बहुत हैवी न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है. इस ग्राफ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है. और अगर हम एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी. तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि नीचे अनस्टेबल है, ऊपर स्टेबल है. तो अगर हम लिथियम से हीलियम की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लिथियम से हीलियम की तरफ जाएंगे तो एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होगी, क्योंकि लिथियम कम स्टेबल है, हीलियम ज़्यादा स्टेबल है. लिथियम से हीलियम बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी. अगर हम हीलियम से लिथियम की तरफ जाते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हीलियम ज़्यादा स्टेबल है, लिथियम कम स्टेबल है. तो अगर हम हीलियम से लिथियम बनाना चाहते हैं तो हमें एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ेगी रिएक्शन में, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. सिमिलरली अगर हम यूरेनियम से इंडियम की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिएक्शन में रिलीज़ होगी. अगर हम इंडियम से यूरेनियम की तरफ जाते हैं तो एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी. यानी यूरेनियम से इंडियम की तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इंडियम से यूरेनियम की तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टेबिलिटी कैसे शो हो रही है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी जितनी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is proportional to stability. The more binding energy per nucleon, a nucleus have, more it is stable, and vice versa. अब ऐसा हो क्यों रहा है, हम कुछ पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं.
मैं इनको पॉइंट्स में शो कर रहा हूँ एक एक करके. फर्स्ट पॉइंट, for nuclei between 30 to 170, most of them are stable, comparatively stable. These nuclei have almost constant binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon maximum is for 56, that is iron, and which is 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड फॉर 238 यानी यूरेनियम it is about 7.6 mega electron volt. Second, for both light nuclei, that is A less than 30 मास नंबर से जो भी कम वाले हैं, and heavy nuclei, that is A greater than 170, जो 170 मास नंबर से ज़्यादा हैवी न्यूक्लिया हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर, मीनिंग they are comparatively unstable, more unstable. Okay, next point, the force is sufficiently strong, attractive to produce a binding energy of few mega electron volt per nucleon. और यहाँ पे जिस फोर्स की बात हो रही है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखा हुआ है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वो पर न्यूक्लियन भी काफ़ी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्रिएट करा, विच इज़ वेरी वेरी हाई. The almost constant value of binding energy in the range, binding energy per nucleon in the range 30 to 170 conclude the fact that nuclear force is short ranged. तो क्योंकि इस लाइन के बीच में जो कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी है वो ये शो कर रहा है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ठीक से काम कर रहा है. उससे बड़े न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो जा रहा है काफ़ी, यानी इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का फोर्स है, वो लॉन्ग रेंज में काम नहीं करता. इफ़ वी इंक्रीज ए यानी मास नंबर को अगर हम इंक्रीज करते जाएं बाय न्यूक्लियंस को ऐड करके, बाय एडिंग न्यूक्लियंस, they will not change the binding energy of a nucleon inside, since most of the nucleons in a large nucleus reside inside it and not on the surface. The change in binding energy per nucleon would be small. तो इस रेंज में अगर हम न्यूक्लियंस ऐड करते जा रहे हैं 30 से 170 के बीच में, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस को ऐड करने से बाइंडिंग एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो स्टिल न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में है. एक लिमिट के बाद 170 की लिमिट के बाद वो उस रेंज से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट, देयर विल बी अ गेन in overall binding energy when we move from the heavy nuclear region to the middle region of the plot of the graph.
hence release of energy. It shows release of energy. When a heavy nucleus like 240 238 mass number nucleus breaks into two roughly equal small nuclei, द एनर्जी इज़ रिलीज. जैसे मैंने पहले बताया था, नीचे से ग्राफ के नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. अगर हैवी न्यूक्लियर छोटे न्यूक्लियर में टूट रहा है तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं. इसको हम आगे पढ़ेंगे. सिमिलरली देयर विल बी गेन in the overall binding energy when we move from very light nuclei to heavier nuclei in the middle region. तो यहाँ पर भी सेम बात है. यहाँ पर लेफ्ट साइड से जो हम बहुत छोटे न्यूक्लियर से बहुत हल्के न्यूक्लियर से ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है. तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज़ होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे. इस टाइप की रिएक्शन में छोटे छोटे न्यूक्लियर कंबाइन करके बड़े हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे जो कि ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं. ये सन के अंदर होती है, सन की कोर के अंदर या स्टार्स की कोर के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है. तो दोनों साइड से हम न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं, या तो बहुत हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियर बना सकते हैं, और या ज़्यादा हल्के न्यूक्लियर को जोड़ के फिर से मिडिल रीजन में थोड़े हैवी न्यूक्लियर बना सकते हैं. यानी जो मिडिल रीजन है वहाँ पर जाने पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है. ओके, सो दिस वाज अबाउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. सम क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं. What is the binding energy per nucleon in an alpha particle or helium 2He4? Mass of helium is 4.002604. Mass of proton is 1.007825 U. and mass of neutron is 1.008665 U. ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी इसकी. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा. मास डिफेक्ट कितना है? मास डिफेक्ट का मतलब है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ एटम विच इज़ हीलियम. तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पे. तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mass of helium. So mass of proton is 1.007825 plus mass of neutron is 1.008665 minus mass of helium is 4.002604. ये हमारे पास आएगा एटॉमिक मास यूनिट में आंसर. इससे एनर्जी जब निकालेंगे तो हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो, और उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे 931 का मल्टीप्लाई करना है. So binding energy total equals to 2 into 1.007825 plus 2 into 1.006665 minus 4.002604 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी, यानी EBN इक्वल्स टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर. सो ओके, टोटल मास नंबर हमारे पास हीलियम दिया है तो उसमें है 4. इसमें 4 का डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करो. यहाँ से जो आएगा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी इस केस की. ये आनी चाहिए लगभग अबाउट 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास. चेक करना इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर 26 iron 56 and 83 bismuth 209 in units of mega electron volt from following data.
फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हमें दिया हुआ यहाँ पे प्रोटॉन का मास 1.007825 U, न्यूट्रॉन का मास 1.008665 U, आयरन का मास 55.93939 U एंड बिस्मथ का मास 208.980388 U। ओके, ये भी सेम वैसे ही करना है। पहले तो मास डिफेक्ट निकालेंगे, तो पहले आयरन के लिए करते हैं। फॉर आयरन मास डिफेक्ट इक्वल्स टू, आयरन में हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं 26, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 26 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास आयरन के अंदर 56 माइनस 26, दैट मीन्स 30 माइनस मास ऑफ आयरन। ओके, यहाँ से सारी वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करो इसे और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 931 का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो इसमें फिर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा इसको कंप्लीट करना। और सेम चीज़ हमें फिर बिस्मथ के लिए करनी है। बिस्मथ के लिए मास डिफेक्ट हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 83 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 209 माइनस 83, ये बचेगा हमारे पास 17 एंड 9 26 126 माइनस मास ऑफ बिस्मथ, और फिर से बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इसको कंप्लीट करो यहाँ से, और इसमें फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आ जाएगी। दोनों चेक करना। मैं आंसर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिख देता हूँ। 8.790 आयरन के लिए आनी चाहिए और 7.848 बिस्मथ के लिए आनी चाहिए। और देखो ये हमारे ग्राफ से मैच कर रहा है। आयरन की सबसे ज़्यादा थी, तो आयरन की देखो बिस्मथ से ज़्यादा आ रही है। बिस्मथ कम स्टेबल है आयरन के कंपैरिजन में।